अरे भाई, पता नहीं कौन सिरपिरा रात बेरात आकर सेठ के खेत से गन्ने चोरी कर रहा है। उसकी वजह से हमें इस कड़कती ठंड में यहाँ शमशान के पास पहरा देना पड़ रहा है। हाँ यार, चैन से जीने भी नहीं देते ये चोर। लेकिन भाई सच बताऊं तो मुझे गन्ने चोरी होने का नहीं, इस जगह का डर लग रहा है। शमशान की हवा सीधी इस खेत में आती है। रामू एक सीधा साधा और बेहद गरीब मजदूर था। दिन भर पसीना बहाने के बाद भी वो मुश्किल से 2 वक्त की रोटी जुटा पाता था। लेकिन उसकी किस्मत ने तब और भयानक मोड़ ले लिया जब उसकी छोटी बेटी मुन्नी तेज बुखार से तपने लगी। कई दिन बीत गए पर मुन्नी की तबीयत बिगड़ती ही जा रही थी। रामू के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो डॉक्टर को बुला सके या अपनी तड़पती हुई बेटी के लिए दवाई खरीद सके। भगवान, मेरी बच्ची को बचा लो। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरी बेटी को ये कैसी सजा मिल रही है? मैं कहां से लाऊं पैसे? अपनी बेटी को जिंदगी और मौत के बीच झूलता देख रामू का बाप का दिल तड़प उठा। उसे गांव के अमीर सेठ बच्चन जी का ख्याल आया। उसने सोचा कि शायद सेठ जी तरस खाकर कुछ पैसे उधार दे दे। वो बिना वक्त गवाए भागता हुआ सेठ की हवेली की तरफ निकल पड़ा। सेठ जी, मेरी मदद कर दीजिए। मेरी मुन्नी बहुत बीमार है, बिना दवाई के वो दम तोड़ देगी। मुझे कुछ पैसे उधार दे दीजिए सेठ जी। मैं दिन रात एक करके आपका कर्ज चुका दूंगा। देख रामू, मैं कोई खैरात की दुकान तो खोलकर बैठा नहीं हूं, लेकिन तू एक ईमानदार आदमी है, इसलिए मैं तुझे खाली हाथ नहीं भेजूंगा। मेरे पास तेरे लिए एक काम है। हुक्म कीजिए सेठ जी, आप जो कहेंगे मैं वो करूंगा। बस मेरी बच्ची ठीक हो जाए। बात यह है रामू कि शमशान के पास वाला मेरा जो गन्ने का खेत है, वहां रोज रात को कोई गन्ने चुरा रहा है। गांव का कोई भी आदमी वहां रात को जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा। सब डरपोक हैं। अगर तू आज की ये एक रात वहां टिक गया और खेत का पहरा दे दिया तो कल सुबह मैं खुद डॉक्टर को बुलाकर तेरी बेटी का पूरा इलाज करवा दूंगा। बोल, मंजूर है? शमशान का नाम सुनते ही रामू के जहन में गांव की वो खौफनाक कहानियां घूमने लगी, जिन्हें सुनकर बड़े बड़ों के पसीने छूट जाते थे। वो जानता था कि उस रास्ते पर जाना खतरे से खाली नहीं है, लेकिन सामने उसकी मरती हुई बेटी का चेहरा था। डर पर एक बाप की मजबूरी हावी हो गई। मुझे मंजूर है सेठ जी, मैं आज रात आपके खेत का पहरा दूंगा। बस मेरी मुन्नी को बचा लेना। तो जा रामू, अपनी तैयारी कर ले। कल सुबह सूरज उगते ही तेरी बेटी का इलाज शुरू हो जाएगा। रामू हवेली से तो निकल गया, लेकिन वो इस बात से बिल्कुल अनजान था कि सेठ बच्चन जी ने उसे पहरेदारी के लिए नहीं बल्कि मौत के कुएं में ढकेलने के लिए चुना था। रामू एक मजबूत लाठी लेकर खेत की तरफ निकल पड़ा। जैसे जैसे वो गांव की आखिरी बस्ती की रोशनी से दूर हो रहा था, हवा ठंडी, भारी और बोझिल होती जा रही थी। गीदड़ों की आवाजें अब पहले से ज्यादा तेज और करीब सुनाई दे रही थी। रास्ते में पड़ने वाले पुराने पीपल के पेड़ भी उसे डराने लगे थे, जैसे उनकी टहनियां उसे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ा रही हों। जब वो गन्ने के खेत के पास पहुंचा तो उसे शमशान से आती हुई अध जली लकड़ियों और राख की गंध महसूस हुई। सन्नाटा इतना गहरा था कि रामू को अपनी ही सांसें और धड़कनें किसी नगाड़े की तरह सुनाई दे रही थी। अचानक झाड़ियों में से एक तेजी से भागा। रामू उछल पड़ा, उसका कलेजा मुंह को आ गया। दत्तर की, ये तो सिर्फ एक जानवर था। खेत के किनारे एक छोटी सी घास फूस की कुटिया बनी थी जो सालों पुरानी लग रही थी। रामू अंदर जाकर लालटेन को खूंटी पर टांग दिया। वहां एक पुरानी चरमराती हुई चारपाई पड़ी थी। चारों तरफ जाले लगे थे। थकान और डर के मारे उसने अपनी फटी चादर रजाई की तरह ओढ़ी और लेट गया। उसने सोचा कि थोड़ी देर आराम कर ले। अचानक पत्तों के बीच से एक तीखी, अजीब हंसी गूंजती है। उसने कांपते हाथों से लालटेन उठाई और बाहर आए। कौन है? कौन हंस रहा है? बाहर आओ। उसने चिल्लाकर पूछा।
उसे लगा कि शायद गांव के शरारती लड़के उसे डराने आए हैं या कोई गन्ना चोर है जो उसे भगाना चाहता है। उसने चारों ओर लालटेन घुमाई, पर वहां कोई नहीं था। रामू ने अपनी हिम्मत जुटाई, सीना तान कर बोला, देखो भाई, जो कोई भी हो सामने आओ। आज तुम लोग गन्ने का एक पोर भी नहीं चुरा पाओगे। मेरा नाम रामू है। अगर एक थप्पड़ पड़ गया तो 4 दिन खटिया पर पड़े रहोगे। उसके स्वर में दृढ़ता थी, लेकिन उसके घुटने कांप रहे थे। चारों तरफ फिर से वही सन्नाटा छा गया, सिर्फ हवा की सरसराहट बाकी थी। रामू को लगा कि शायद उसका वहम था, मन का डर कानों में गूंज रहा था। वो वापस कुटिया में जाकर सो गया, पर इस बार उसने लाठी अपने सीने से सटा ली। नींद अभी गहरी भी नहीं हुई थी कि अचानक वातावरण का तापमान गिर गया। कुटिया के अंदर ओस गिरने लगी और दीवारें नमी से ठंडी पड़ गई। तभी एक जानी पहचानी आवाज गूंजी, अरे रामू, ओ रामू, सुन रहा है? बाहर आ, देख कुछ लोग गन्ने चुरा रहे हैं। सो गया क्या आलसी? मैं यहाँ खेत के पीछे खड़ा हूँ। अरे ये तो सेठ जी की आवाज है। वो इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या उन्हें मुझ पर भरोसा नहीं था? शायद वे खुद अपनी फसल को लेकर चिंतित हैं। वो नंगे पैर ही लालटेन लेकर बाहर आया। बाहर सेठ बच्चन नहीं था। सेठ जी, कहाँ हैं आप? उसने पूरे खेत का चक्कर लगाया। गन्ने के पत्तों से उसके हाथों पर खरोचे आ गए, लेकिन वहां कोई नहीं था। दूर दूर तक सिर्फ अंधेरा और शमशान की धुंधली सी आग दिख रही थी। रामू अपनी कुटिया की चौखट पर बैठ गया और हांफने लगा। वो सोचने लगा, क्या सेठ जी सच में आए थे या मैं सपना देख रहा था? पर आवाज तो एकदम असली थी। वही खनक, वही भारीपन। तभी उसे लगा कि हवा में किसी के चलने की आहट आ रही है, जैसे कोई भारी पैर घसीट कर चल रहा हो। तभी उसे गन्ने के बीच में फिर से कुछ हलचल सुनाई दी। सर 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 सर। उसने देखा कि एक लंबा काला साया, जो कद में सामान्य इंसान से कहीं ज्यादा बड़ा था, गन्ने के बीच से निकलकर शमशान की जलती हुई चिताओं की तरफ बढ़ रहा था। वो साया इतना विशाल था कि उसकी परछाई ने पूरे खेत को ढक लिया था। रामू को गुस्सा आ गया। उसे लगा यही वो चोर है जो उसे परेशान कर रहा है। आज तो इसे पकड़ कर ही रहूंगा। अगर आज इसे नहीं पकड़ा तो कल सेठ जी पैसे नहीं देंगे। वो साये के पीछे भागा। साया कभी तेज चलता तो कभी अचानक रुक जाता, जैसे रामू को चिढ़ा रहा हो। वो साया कभी एक पेड़ के पीछे छिपता तो कभी सीधे हवा में गायब हो जाता। भागते भागते रामू शमशान के बीचों बीच पहुंच गया। वहां एक पुराने विशाल बरगद के पेड़ के नीचे, जिसकी जड़ें सांपों की तरह लटक रही थी, एक बूढ़ा आदमी बैठा चिलम सुलगा रहा था। चिलम की आग से उसका चेहरा डरावना और झुर्रियों वाला लग रहा था। उसकी त्वचा फटी हुई थी, जैसे कोई पुरानी खाल हो। अरे काका, आप इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हैं? और आपने किसी को इधर भागते हुए देखा? कोई चोर मेरे खेत से इधर आया है। बेटा, यही मेरा घर है। तू यहाँ क्या कर रहा है? तुझे रात को यहाँ आने में डर नहीं लगा? ये जगह ठीक नहीं है। काका, सुना तो है कि यहाँ छलावा रहता है, पर वो सब तो बुजुर्गों के किस्से कहानियां हैं। मैं तो गरीब आदमी हूँ। सेठ बच्चन जी के गन्ने की रखवाली कर रहा हूँ। मुझे डर नहीं लगता। मुझे काम पूरा करना है। अच्छा, निडर है तू। उधर गया है वो जिसे तू ढूंढ रहा है। उसने एक तरफ पुरानी चिताओं की राख की ओर इशारा किया, जहां से नीली लपटें उठ रही थी। रामू उस तरफ बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसे लगा कि कुछ अजीब है, उसने पीछे मुड़कर देखा। वो गायब था। वहां न चिलम की महक थी, न राख, न कोई निशान। रामू के पैर कांपने लगे। ये क्या हो रहा है? क्या वो बूढ़ा भी कोई प्रेत था? रामू अपनी जान बचाकर उल्टे पांव कुटिया की तरफ भागता है, लेकिन अचानक से उसके सामने छलावा अपने असली रूप में आ जाता है। वो छलावा क्रूरता से मुस्कुराया और रामू का गला दबाने के लिए अपने लंबे नुकीले नाखूनों वाले हाथ आगे
आगे बढ़ाने लगा। तभी अचानक पीछे से एक तेज आवाज गूंजती है, ओम नमः शिवाय। एक सिद्ध साधु महाराज पीछे से भागते हुए आते हैं। रुक दुष्ट, तेरी दुष्टता का घड़ा भर चुका है। इससे पहले कि छलावा कुछ समझ पाता, साधु महाराज ने अभिमंत्रित भभूत निकाली और मंत्र पढ़कर छलावे के ऊपर फेंक दी। भभूत लगते ही छलावा दर्द से पूरी तरह छटपटाने लगा और एक भयानक चीख के साथ वो हवा में गायब हो गया। शुक्रिया पंडित जी, आपने बिल्कुल सही समय पर आकर इस राक्षस को मार दिया और मेरी जान बचा ली। उठो रामू, संभालो खुद को। वो मरा नहीं है, वो सिर्फ अभी के लिए यहां से भागा है। तांत्रिक शक्तियों वाला ये छलावा इतनी आसानी से नष्ट नहीं होता। पर पंडित जी, आप इतनी रात को इस डरावने शमशान के पास कैसे? रामू, जैसे ही मुझे गांव से पता चला कि तू आज रात सेठ बच्चन के गन्ने के खेत में पहरा देने आया है, मैं वैसे ही भागता हुआ यहां आया। तू बहुत भोला है रामू, तुझे नहीं पता कि तू किस बड़ी मुसीबत में फंस चुका था। क्या हुआ पंडित जी? मुझे क्या नहीं पता। सेठ जी ने तो मेरी मजबूरी देखकर मेरी मदद की है। उन्होंने कहा था कि सुबह वो मेरी बीमार बेटी का इलाज करवाएंगे। वो मदद नहीं, तेरी मौत का जाल था रामू। सेठ बच्चन ने तुझे इस खेत की रखवाली के लिए नहीं, बल्कि जानबूझकर मरने के लिए यहां भेजा है, ताकि वो तेरी जमीन हड़प सके। क्या? जमीन? पर मेरी जमीन से सेठ जी का क्या लेना देना? यही तो उसकी गंदी चाल है। सेठ ने पिछले कई सालों में गांव के कई सीधे साधे और गरीब लोगों के साथ यही किया है। वो जानता है कि इस खेत के पास एक मायावी छलावा रहता है। वो जरूरतमंद लोगों को पैसों का लालच देकर यहां भेजता है और ये छलावा उन्हें डराकर मार देता। उनके मरते ही सेठ उनकी बेसहारा परिवारों की लाचारी का फायदा उठाता है और नकली कागजात बनाकर उनकी जमीनों पर कब्जा कर लेता है। आज तू भी उसी का शिकार होने वाला था। इतना बड़ा धोखा! एक बाप की मजबूरी का ऐसा फायदा उठाया। अपनी बेटी की जान बचाने के लिए मैं मौत के मुंह में आ गया और वो मेरी ही पीठ में छुरा घोंप रहा था। शांत हो जाओ रामू, हम उसे उसके पापों की सजा जरूर देंगे।